तो टैली में मेन चीज़ होता क्या है, टैली में सबसे पहले बेसिक अकाउंट के बारे में ही हमको जानकारी होनी चाहिए, जिसकी हम थ्योरी आपको पहले समझाएं, बाद में हम टैली खोल के आपको बताएंगे। जैसा कि हमने बोला ना कि मैनुअल अकाउंट में कुछ चीज़ें बनती हैं। एक आपका जर्नल एंट्रीज होता है। तो ये जर्नल एंट्रीज होता क्या है? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जो कस्टमर के साथ या किसी के साथ पहला मतलब लेन देन होता है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी लेन देन हो, उसकी जो सबसे पहली एंट्री होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल एंट्रीज के नाम से। तो जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं? फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन होने पे जो सबसे पहला लेखा जोखा होता है, उसको दरअसल किस नाम से बुलाया जाता है? जर्नल एंट्रीज। इसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे बनते हैं लेजर, LEDGER। लेजर लिखने की प्रक्रिया को लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। लेजर पोस्टिंग। लेजर क्या होते हैं? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट। किसी भी खाते की जो पहली किताब होती है उसे क्या कहा जाता है? लेजर। अब ये समझ लो, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, इनमें अंतर क्या है? जैसे जर्नल एंट्री जो होती हैं, ये किसी भी लेन देन की पहली लेखा जोखा होती है, ठीक? और ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। जैसे मान लो दुकान वगैरह पे खाता वही देखा होगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पन्नों वाली कापी होती है, तो उस पर डेट डाल के लिखते रहते हैं। जैसे आज की डेट 9 तारीख मान ली, ठीक? 9 तारीख में कौन कौन क्या ले गया, कौन कौन क्या दे गया, तो जैसे जैसे क्रिया होती रहेगी ना, वैसे वैसे हम उसको लिखते रहेंगे, तो वो पूरी एक खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी क्यों बन जाएगी? उस डेट में सबका क्रम से लिखा हुआ। अब पता चला एक ही आदमी सुबह भी ले गया, शाम को भी ले गया, तो सुबह उसकी एंट्री हुई, फिर दिन भर वालों की हुई, फिर शाम को उसकी एंट्री हुई। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डेट वाइज में जो रिकॉर्ड है सब मिक्स हो जाते हैं। मिक्स मतलब खिचड़ी हो जाते हैं, ठीक? इसके लिए किया क्या जाता है? सबके रिकॉर्ड अलग अलग फिल्टर करने के लिए हम उनके अलग अलग लेजर बना लेते हैं, या उनकी एक हम अलग किताब बना लेते हैं। जैसे सैलरी अलग किताब, सेल्स की अलग बुक, परचेज की अलग बुक। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो सारे रिकॉर्ड जो हैं, ठीक, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सेल वाले अलग, परचेज वाले अलग, सैलरी वाले अलग, है ना? तो इसका पूरा जो सिस्टम है सेपरेट हो जाता है। जो कस्टमर है उनका अलग, रमेश का अलग, सुरेश का अलग। अब जनरल एंट्रीज में दिक्कत है। मान लो रमेश सामान लेने आए, फिर पैसा देने आए, ऐसे महीना भर करे, फिर अचानक आए कहे हिसाब बता दो। जनरल एंट्री में उसे देखने में दिक्कत होगी, जो पता नहीं किस डेट में ले गए, किस डेट में दे गए। हम एक काम करते हैं ना, उसका अलग अलग लेजर बना देते हैं ताकि उनकी एंट्री अलग अलग होती है। इससे क्या है कि हम रमेश को आते देखेंगे दूर से ही, पहले इनका जोड़ घटा लेंगे, कब क्या ले गए और कब क्या दे गए। समझ थी? तो ऐसे ले गए ही बढ़ेगा, दे गए कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि इतना दुनिया कोई शरीर है नहीं कि वो सामान कम ले जाए और पैसा ज़्यादा दे जाए। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि वो भी बढ़ा होगा। समझ थी? तो CPU में छोटी वाली बटन दबा दो नाखून से, ठीक? यानी इसी को। तो इसमें यह भी हो सकता है कि मतलब कभी किसी का ले गए बढ़ जाए, कभी किसी का दे गए बढ़ जाए, यानी किसी का डेबिट बढ़ जाता है और किसी का क्रेडिट बढ़ जाता है। तो इसको लेके किसी के डेबिट बैलेंस निकल के आ जाते हैं और किसी के क्रेडिट। तो इनको लेके एक यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ऑफ डेबिट
एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है। ये सभी करता है ये बताइए हो सकता है क्रिकेट से बंद हो जाए, ये भी बता देगा। ये समझाएंगे कहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो लेजर जो होती है, तो लेजर को फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। अब इसमें कहानी कैसे लिखी जाती है, पहले तो सबका खिचड़ी लिख लिया गया एक में लिखने के बाद फिर एक घंटे, इसके बाद अगला आता है लेजर। तो जो खिचड़ी लिखी है उसको सेपरेट कर लिया गया, सेपरेट करने के बाद फिर उनके बैलेंस को जोड़ा गया, डेबिट अलग और क्रेडिट अलग। बैलेंस जोड़ने के बाद किसी का डेबिट बैलेंस निकला और किसी का क्रेडिट बैलेंस निकला, उसको किसमें लाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। एक साइड सारे क्रेडिट बैलेंस लिखे जाएंगे और एक साइड सारे डेबिट बैलेंस लिखे जाएंगे। तो किसी का डेबिट ज़्यादा हो सकता है और किसी का क्रेडिट ज़्यादा हो सकता है, तो इनको लेके क्या बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि द बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल का सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लो। इसमें जैसे एक डेबिट पक्ष हो गया और एक क्रेडिट पक्ष हो गया। तो डेबिट में दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक तो असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, दूसरे एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक, फिर आप इधर चले जाएंगे। क्रेडिट में क्या होता है, जितनी आपकी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज में सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। अच्छा, लायबिलिटीज का मतलब जानते हैं, लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो हमें किसी को देनी रहती है, जो हमारे ऊपर उधार, इनको हम लायबिलिटीज में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल बोली जाती है पूंजी। पूंजी वह धन होता है जो व्यापार में लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। अब लोग कन्फ्यूजन ये पैदा करेंगे कि ये हमें किसको देना, ये तो हमने खुद लगाया था, ये पूंजी तो हमने खुद लगाई थी। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक नियम लागू होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। मतलब अगर कंपनी के हम नियम देखें तो कोई भी व्यापार, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो सिंगल बिजनेस फर्म हो, ठीक, तो जो व्यापार होता है, कंपनी मान लो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंक्लूडिंग पर्सनल सील एंड लीगल राइट्स। उसकी अपनी खुद की मोहर है और खुद के अधिकार। अब जब कंपनी अलग पर्सन हो गए तो जिसने पैसा लगाया वो अलग पर्सन हो गया। तो यहाँ पे एक अवधारणा होती है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसके मुताबिक व्यापार और व्यापारी दो अलग बॉडीज होती हैं। तो व्यापारी भी उन लोगों में आता है जिसने कंपनी को पैसा दिया। अब किसी ने लोन के रूप में दिया तो किसी ने पूंजी के रूप में दिया। तो जिसने लोन के रूप में दिया उसे तो ब्याज चाहिए। अब जिसने पूंजी के रूप में दिया, अगर उसे उतना पैसा वापस मिलेगा तो उसे नुकसान होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एंट्री कंपनी की होती है और कंपनी मालिक की नहीं। तो मालिक से भी जो पैसा लिया है वो भी मालिक को रिफंड करना है, और उसके बदले जो उसका पैसा यूज किया है, जो प्रॉफिट हुआ है, उस पर भी किसका अधिकार होता है, मालिक का। बाकी हाँ, लॉस होगा तो भी मालिक झेलेगा, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद से तो कोई निर्णय लेगी नहीं, निर्णय मालिक के थे। नफा हुआ तो मालिक जाने, नुकसान हुआ तो मालिक जाने। समझ गए ना हमारी बात? तो एक चीज़ ध्यान देना। और इसके बाद अगली चीज़, प्रॉफिट मतलब इनकम, तो आप इनकम लिख सकते हो। जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ है। तो इनकम हमेशा किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटीज़ का भुगतान असेट से होता है और इनकम का भुगतान करने से पहले एक्सपेंस को घटा लिया जाता है। और इसके दोनों साइड का जो टोटल है ना, वो हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए।
अगर इक्वल नहीं आया इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ी हुई, और इक्वल आएगा नहीं। मान लीजिए आप कंपनी ओनर, हम कंपनी, आपने 1000 रुपया पूंजी लगाई, तो 1000 रुपया हम आपके कर्जदार हों, तो 1000 रुपया हमारे पास कैश भी तो है, दोनों बराबर। आप कहेंगे तो हम कैश वापस कर देंगे। अब इस 1000 में मान लीजिए हमने 900 का सामान खरीद लिया, तो भी तो हमारे पास अभी 100 रुपया कैश बची हुई है। अब ये मान लीजिए 900 का सामान हमने 1200 में बेचा, तो 900 का सामान गया, उसके बदले कैश कितनी है 1200। अब 900 का सामान 1200 में बेचेंगे तो फायदा भी तो होगा, कितना फायदा होगा 300 रुपये। इनकम किधर लिखी जाती है क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड का बैलेंस बराबर। आप कितना भी बड़ा टर्नओवर करिए, दोनों साइड का बैलेंस हमेशा जो है बराबर ही रहेगा। अब यहाँ जब बैलेंस बराबर हो जाता है तब फिर आय का कैलकुलेशन किया जाता है। अब आय का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में भी 2 पक्ष होते हैं, डेबिट, अभी यही डेबिट, और इसके बाद क्रेडिट। एक पक्ष डेबिट हो गया और दूसरा पक्ष आपका क्या हो गया क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट, तो इसमें व्यापार में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? व्यापार में 2 तरह से इनकम कैलकुलेट की जाती है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट यानी ट्रेड, मूल व्यापार से कितनी इनकम हुई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मूल व्यापार के अलावा इधर उधर से कितनी इनकम हुई। यानी इनकम का कैलकुलेशन हम यहाँ पे 2 भागों में करते हैं, एक मूल व्यापार से कितनी इनकम हुई प्लस मूल व्यापार के अलावा इधर उधर से कितनी इनकम हुई। अब मूल व्यापार से इनकम कैसे निकाली जाती है? भाई आपने कितने का माल खरीदा था, ठीक, प्लस कितना उसको बेचने योग्य बनाने में लागत लगाई, फिर कितने का आपने उसको बेचा था और कितना आपके पास बचा था। ऐसा पहले कि सारा बेच के दुकान खुलवा डालेंगे। अब यहाँ पे इसको आप जोड़ेंगे दोनों पक्ष। अब अगर इधर वाला ज़्यादा होता और ये कम होता तो आपको मुनाफा होगा, तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा मुनाफा पता चल जाएगा, ग्रॉस, क्योंकि यहाँ से हम व्यापार का मुनाफा, मेन ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं कि मूल धंधे से कितनी लागत है। जैसे कितने कच्चा माल खरीदा, कितना उसको बेचने योग्य बनाने में लागत लगाई, हमने फर्नीचर दुकान खोली तो कितनी लकड़ी खरीदी, प्लस कितना उसको फर्नीचर बनाने में लागत आई, इसके बाद कितने लकड़ी बेची और कितना अभी लगा। अभी अगर ज़्यादा है तो ये हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इनकम और एक्सपेंस हो सकते हैं आउट ऑफ बिजनेस, मतलब जो व्यापार का हिस्सा नहीं, तो इनको किसमें दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो निकल के आता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। अब इसको कैसे निकाला जाता है? इसके भी 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। अब अगर उधर प्रॉफिट हुआ था तो इधर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक, तो प्रॉफिट को हम इधर क्रेडिट साइड ले आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस और जो इनकम हो उनको जोड़ेंगे। इधर जो व्यापार के अलावा एक्सपेंस हो, अब कई ऐसे एक्सपेंस हैं जो आउट ऑफ बिजनेस होते हैं, मतलब ना करते हुए भी करने पड़ते हैं। कोई कस्टमर आया 1 लाख रुपए फर्नीचर खरीदा, आपसे कहा पहुंचवाना भाई आप ही को पड़ेगा, तो क्या कहोगे, नहीं पहुंचवाएंगे। अब 1 लाख में आप 20,000 कमा रहे हो, 800 रुपये ठेला वाला देगा। अब 800 के लालच में आप 20,000 कमाएंगे तो है नहीं, कलेजे पत्थर लेके यही कहेंगे अरे क्यों नहीं, ठीक। तो एक खर्चा आपका करिएज आउटवर्ड बढ़ गया। अच्छा, करिएज आउटवर्ड और इनवर्ड 2 होते हैं। जब हम लकड़ी मंगाएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, करिएज इनवर्ड है, क्योंकि लकड़ी मंगाना हमारी मजबूरी है, लेकिन अब कस्टमर ने कह दिया पहुँचाना पड़ेगा तो वो हमारा एडिशनल खर्चा है। अभी एक कुर्सी कोई खरीदता तो वो कहते कपड़े कट के ले जाओ, है ना, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। तो जो व्यापार के अलावा करने पड़ते हैं, फिर हमने देखा भैया भादव चल रहा है, 12 दल लदे हैं, बरस गया तो लकड़ी खराब जाएगी, पैकिंग कराना था, कस्टमर नहीं आ रहे थे, ऐड कराना था, तो वो सारे खर्चे जो आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाहर के, वो सब हम किस में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट ही। इधर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ लिया जाता है, कुछ अगर इधर उधर से हमने कमा लिया, इधर उधर से जैसे शेयर्स खरीद रखे थे उन पे प्रॉफिट मिल गया है, इसके अलावा जैसे कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे।
एक्सपेंस कितने हुए और ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम कितनी हुई। अब अगर ये दोनों ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है यही टैक्सेबल इनकम होती है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में फिर यही मिलान किया जाता है। इसके भी दो पक्ष होते हैं, एक लाइबिलिटीज़ और एक कौन सा होता है, असेट्स। अब लाइबिलिटीज़ में भाई कैपिटल तो हमें उसको देना है, ठीक, उसने लगाई थी, प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसको देना है क्योंकि प्रॉफिट पे भी उसका अधिकार होता है, प्लस कुछ हो सकता है हमने लोन्स लिए हैं, लोन एंड लाइबिलिटीज़, ये भी हमें उसको देना है। इसके अलावा कुछ हमारे टैक्सेस वगैरह हो सकता है पेंडिंग हो, इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब अदर, जैसे सैलरी नहीं दे पाए, बिल नहीं दे पाए, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से फिर असेट्स की बारी आती है। असेट्स में कितनी हमारे पास करंट असेट है, करंट असेट में मेनली कैश और बैंक को शामिल किया जाता है, या देनदार किसी पे पैसा उधार है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, एक आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मतलब विविध, बहुत सारे, क्रेडिटर्स यानी जो हमसे पैसा लेंगे, जिनसे हम उधार खरीद के लाए हैं। उसी तरह से इधर करंट असेट्स में भी कई कैटेगरी आ जाती है, जैसे करंट असेट में कैश, बैंक, सन्ड्री, डेप्टर्स। डेप्टर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार दिया है, स्टॉक, जो माल नहीं बिका है, ये सब आपके करंट असेट्स का हिस्सा है। फिर बारी आती है फिक्स असेट की। फिक्स असेट क्या होती हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म यूज असेट्स होती हैं। इसके बाद कुछ हो सकता है बिल ऐसे हों इनकम के जो भी रिसीव करना बाकी है, ठीक। तो इस तरह से कई प्रकार की इनकम हो सकती हैं। इनमें भी एक नियम होता है, नियम ये होता है कि इसमें भी दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आउटस्टैंडिंग होता है, इसमें भी ये शर्त है कि दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी होती है फाइनल अमाउंट, ठीक। तो इसके बारे में, ठीक है, बेसिक जानकारी जो है इसको रखना जो है बहुत जरूरी है।